जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपका अभिषेक एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पर। तो दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की क्लास कंप्लीट करेंगे और ये क्लास हमारी काफ़ी लंबी रहने वाली है, जिसमें हम संपूर्ण राज्य व्यवस्था को कवर करेंगे, जो कि हमारे आगामी बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो क्लास को पूरा देखिए और इसकी व्याख्या को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये क्लास हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए क्लास को लाइक कर दीजिए और क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम भारतीय संविधान का विकास एवं संविधान सभा, इससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको देखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न कहता है, कानून संप्रभु का आदेश है, ये कथन किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, जॉन ऑस्टिन का। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो इसको सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था, जिसमें संविधान के प्रारूप पर केवल 114 दिन बहस हुई थी। संविधान के निर्माण में निमित्त कुल 11 अधिवेशन हुए। भारतीय संविधान के अंगीकृत होने की तिथि 26 नवंबर 1949 थी और इस समय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां तथा 22 भाग थे। और वर्तमान में भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद और गणना की दृष्टि से देखा जाए तो 465 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग, और गणना की दृष्टि से 25 भाग हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। तो कब चुना गया? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, दिसंबर 1946 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के आधार पर गठित संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा हुए। और उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में निमित्त संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया गया और अनुच्छेद 394 के अनुसार भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 थी। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो इसका सही जवाब हो जाता है BN राव। भारतीय संविधान लागू हुआ, कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान के किस दिन उपबंधों को प्रभावी किया गया था? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद। संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 के दिन अपनाया गया और इसी दिन संविधान के कुछ प्रावधान अनुच्छेदों को लागू कर दिया, जैसे नागरिकता, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, अनुच्छेद 60, निर्वाचन, अनुच्छेद 324,
366, 367, 379, 380। अंतरिम संसद 388 तथा अनुच्छेद 391, 92 और 93। 394 के अनुसार शेष अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त होंगे। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए सरदार पटेल। किस सब अधिनियम ने इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति को अनुमत किया? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी 1853 का चार्टर अधिनियम। सिविल सेवा में नियुक्ति हेतु इंग्लैंड में वार्षिक परीक्षा कराने का प्रावधान चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा लागू किया गया, जिसमें उम्र सीमा 18 वर्ष से 23 वर्ष तक रखा गया। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित करने का अधिकार देता है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी भारत रोलैट अधिनियम 1919। ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्च 1919 को लाए गए रोलेट एक्ट के द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सरकार बिना सुनवाई के गिरफ्तार कर सकती थी। निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी भारतीय परिषद अधिनियम 1919। प्रोफेसर केसी हियर के अनुसार भारतीय संविधान है। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी अर्ध संघीय। इनमें से किसने इस विचार को व्यक्त किया कि भारतीय संविधान उतना ही संघीय है जितना इसे दोहरी राजनीति कहा जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए 1935 अधिनियम के तहत। प्रांतीय सरकारों का गठन भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां थे। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। ये संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और उन देसी रियासतों से मिलकर बनना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हों। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देसी रियासतों के लिए ये ऐच्छिक था। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया और साथ ही केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था इस अधिनियम के द्वारा की गई थी। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की, में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया और ये निर्णय लिया कि आज के दिन प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तदुपरांत कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इसलिए 26 जनवरी के दिन ही स्वतंत्र भारत का संविधान लागू करने का निर्णय लिया गया। अब हमारा दूसरा टॉपिक आ जाता है भारतीय संविधान की उद्देशिका, संघ एवं राज्य क्षेत्र, भारतीय संविधान के स्रोत, अनुसूची एवं नागरिकता। आर्थिक रूप में पिछड़ों ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने हेतु संविधान में किन अनुच्छेदों को सम्मिलित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी
15(6) एवं 16(6)। आर्थिक रूप से पिछड़े ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने हेतु संविधान के अनुच्छेद 15(6) और 16(6) के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। 103वें संविधान संशोधन के द्वारा ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत ईडब्ल्यूएस वर्ग के 10% आरक्षित करने की व्यवस्था की गई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, ब्रिटेन से। कानून के समक्ष समानता की अवधारणा ब्रिटेन के संविधान से ली गई। ये ब्रिटिश विधि शास्त्री प्रोफेसर डाइसी के विधि शासन के समरूप है। यह एक नकारात्मक अवधारणा है। इसका तात्पर्य है समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के साथ विधि द्वारा दिए गए विशेषाधिकारों तथा अधिरोपित कर्तव्यों के मामले में समान व्यवहार किया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति देश के साधारण विधि के अधीन होगा। संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 14 से 18 समता का अधिकार प्रदान करता है। भारत में यदि एक देश एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत में एक देश एक चुनाव करने के लिए निम्न अनुच्छेदों में संशोधन करना होगा। संसद के सदनों की अवधि अर्थात लोकसभा व राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद 83 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 172 अर्थात राज्य की विधायिकाओं के कार्यकाल में भी संशोधन करना पड़ेगा। अनुच्छेद 85 अर्थात संसद सत्र सत्तावसान और विघटन में। अनुच्छेद 174 राज्य के विधानमंडल के सत्र सत्रावसान और विघटन में। और अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध, इन सब में संशोधन करना होगा। दोहरी नागरिकता लक्षण है तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, संघात्मक शासन का। दोहरी नागरिकता संघात्मक शासन का लक्षण है। अमेरिका एवं स्विट्जरलैंड जैसे देशों में इसे अपनाया गया है। यद्यपि भारत के संविधान में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है, लेकिन इसमें केवल एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है, अर्थात भारतीय नागरिकता। यहाँ राज्यों के लिए कोई पृथक नागरिकता की व्यवस्था नहीं है। जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, लेह लद्दाख। जम्मू और कश्मीर राज्य विभाजन के बाद बने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की अपनी कोई विधायिका नहीं है। केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने और जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन 2 केंद्र शासित क्षेत्रों जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के रूप में करने का फैसला लिया गया। इस संदर्भ में संसद ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पारित कर दिया। ये विधेयक जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान समाप्त करने, जम्मू कश्मीर विधायिका वाला केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख को बिना विधायिका वाला केंद्र शासित राज्य बनाने का प्रावधान करता है। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। भारत में न्यायिक प्रणाली का प्राथमिक एवं मुख्य स्रोत भारतीय का संविधान है। कोई विधि, कानून, नियम, उपनियम, आदेश और निर्देश तभी तक विधिमान्य है जब तक वह संवैधानिक उपबंधों के अनुकूल है। इसके अलावा भारत में न्यायिक निर्वचन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसरण में गतिशील है, अर्थात जिन विधानमंडलों में उचित प्रक्रिया के अनुपालन में निर्मित विधि को ध्यान में रखा जाता है, इसमें भावना या इच्छा को नहीं देखा जाता है। संवैधानिक व्याख्या में लिखित तत्वों के आधार पर प्रक्रिया का निर्धारण किया जाता है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ के बाद इसे सुस्पष्ट किया गया था।
भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण और शून्य घोषित किया जा सकता है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, 5वीं अनुसूची के। भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण संबंधी उपबंध किए गए हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को छोड़कर। अनुसूची 5 अनुच्छेद 244(1) के भाग का खंड 5(2) के का में उपबंध किया गया है कि इस संविधान में किसी बात के होते हुए राज्यपाल ऐसे क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या उनमें भूमि के अंतरण द्वारा प्रतिषेध या निबंधन कर सकेंगे, साथ ही जनजातियों के सदस्यों को भूमि के आवंटन का विनियमन कर सकेंगे। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं को की सूची सम्मिलित की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, 8वें में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं की सूची दी गई है जो मूल संविधान में 14 थी और वर्तमान में 22 भाषाएं हो गई हैं। 21वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1967 में हुआ, सिंधी भाषा जोड़ी गई। 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा 3 भाषाएं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई और 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली को जोड़ा गया। निम्नलिखित में से संघीय शासन की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, केंद्र और राज्य अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करते हैं। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, ग्रामीण खेल। संविधान के 11वीं अनुसूची में पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन से संबंधित 29 विषय रखे गए हैं, जिसमें वाचनालय, ईंधन और चारा, तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा आदि शामिल हैं। मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियों का उपबंध था। बाद में 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में, 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में, जो दल बदल से संबंधित थी, जोड़ा गया। 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा क्रमशः 11वीं अनुसूची पंचायती राज और 12वीं अनुसूची नगरीय प्रशासन को जोड़ा गया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 11वीं अनुसूची अनुच्छेद 243(g) द्वारा कितने विषयों को पंचायत के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया था? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, 29 विषय। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, 1956 में, और सबसे पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थान नहीं मिला? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, सभी के लिए शिक्षा। निम्न शब्दों पर विचार करें: समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, सी, ए, डी और बी, यानी कि सार्वभौमिक, फिर समाजवादी, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष और सबसे लास्ट प्रजातांत्रिक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी,
सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। ऑप्शन डी, हम भारत के लोग के शब्दों में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 सबसे महत्वपूर्ण संशोधन है। इसे लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। इस संशोधन से स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशें प्रभावी हुई। इसके द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता। नागरिकों के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया और नया भाग 4 का बनाया गया। 5 विषयों का राज्य सूची से संवर्धित सूची में स्थानांतरण, जैसे शिक्षा, वन, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, नापतौल और न्याय प्रशासन। उच्चतम और उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों का गठन संगठन शामिल है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, 42वां। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसी एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। किस संशोधन से समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, 42वें संशोधन से। निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, भारत की संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाता है इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में विद्वानों के मत इस प्रकार है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि भारतीय संविधान परिस्थितियों के अनुसार एकात्मक और संघात्मक हो सकता है। केसी हियर के अनुसार भारतीय संविधान एक अर्धसंघीय संविधान है। एस.आर. बोम्बई बना भारत संघ के बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान परिसंघीय संविधान है। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, साधारण बहुमत। हमारा अब तीसरा टॉपिक आ जाता है मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। संविधान की आत्मा क्या है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, प्रस्तावना। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होती है, जिससे स्पष्ट होता है कि भारत की संपूर्ण शक्ति का स्रोत जनता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में कहा गया कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी केस में। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, मौलिक अधिकारों से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान सुरक्षा प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14। एकात्मक शासन व्यवस्था के निम्न लक्षणों में से कौन सा एक सही नहीं है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, केंद्र द्वारा इकाइयों को समाप्त किया जा सकता है। संवैधानिक उपाचारों के अधिकार का उल्लेख है, तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, अनुच्छेद
32 में। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 32 में। इसके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार परीक्षा जैसे 5 रिटें जारी की जा सकती हैं। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 32 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख अनुच्छेद 12 से 35 तक संविधान के भाग 3 में वर्णित है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार शामिल किए गए। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, संविधान के भाग 3 में। किस संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, 42वां संशोधन के तहत। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। इसके लिए संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 51 का जो को जोड़ा गया है, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया और बाद में वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, जिससे वर्तमान में इनकी संख्या 11 हो गई है। असत्य को चुनिए। अनुच्छेद 48 समान नागरिक कोड, अनुच्छेद 50 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, अनुच्छेद 49 ग्राम पंचायत का गठन, अनुच्छेद 40 कार्य का अधिकार और अनुच्छेद 45 समान कार्य के लिए समान वेतन। तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। उपर्युक्त प्रश्न में दिए गए समस्त कथन सुमेलित अनुच्छेद असत्य है, क्योंकि अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन है, अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका एवं का कार्यपालिका से पृथक्करण है, अनुच्छेद 49 कहता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, और अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों का गठन। निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग से अस्पृश्यता के रूप में किए गए हैं? विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है। इसका ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन डी, समता का अधिकार। वर्तमान समय में निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, संपत्ति का अधिकार। मौलिक अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था ऑप्शन बी, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, लोगों के पोषण के स्तर को बढ़ाने और उनके स्वास्थ्य में सुधार लाने। इंद्र साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण। किसी कार्य को अविलंब कराने के लिए न्यायालय से किन विशेष लेखों को जारी करने की याचना की जा सकती है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, परमादेश। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों को में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, उत्प्रेषण को। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसने भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, संविधान की प्रस्तावना को। प्रतिषेध रिट किसके विरुद्ध जारी नहीं हो सकती? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, कार्यकारी निकाय के विरुद्ध।
रिट ऑफ को वारंटो को दायर किया जा सकता है। इसका सही जवाब रहता है ऑप्शन सी, किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा, चाहे पीड़ित हो या नहीं। रिट ऑफ को वारंटो से तात्पर्य है कि आपका क्या प्राधिकार है। ये रिट ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जिसने किसी सार्वजनिक पद को अवैध रूप से धारित किया है। इस रिट के द्वारा ये पूछा जाता है कि किस प्राधिकार से उसने पद ग्रहण किया है, और यदि वह व्यक्ति अवैध रूप से पद धारण करता है तो न्यायालय इस रिट को से उसको हटा देता है। इस रिट के लिए याचिका को कोई भी व्यक्ति न्यायालय में प्रेषित कर सकता है, चाहे वह भले ही व्यक्तिगत रूप से पीड़ित हो या ना हो। एवी डायसी के अनुसार भारत में विधि का शासन किसमें निहित है। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, भारत के संविधान संशोधन अनुच्छेद 14 में। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब है। इसका सही जवाब है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। विधि का शासन क्या मतलब है। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, विधि कानून की भावना की व्यापकता और मनमानीपन से बचना। परम आदेश की रिट किसके विरुद्ध नहीं हो सकती। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, राज्य की सुरक्षा के विरुद्ध। विधिक सूत्र ऑट्रोफोइस संबंधित है। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, दोहरा खतरा से। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, विदेश जाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 51A का क्लॉज की कब जोड़ा गया। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002 से। पदबंदी प्रत्यक्षीकरण संबंधित है। इसका सही जवाब जो होता है ऑप्शन सी, विधि व्यवस्था से। किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी रिट लागू होती है। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नागरिक अधिकार लागू करने के लिए जाना होगा। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय के पास। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। हमारा चौथा टॉपिक आ जाता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी और संसद। भारतीय संसद का निर्माण किन किन अंगों से होता है। तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से। संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है। तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, लोकसभा के प्रति। संसद की किस समिति ने अपने कार्यकाल के 100 वर्ष पूरे किए हैं। तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, लोक सेवा समिति द्वारा। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन के बारे में अनुच्छेद 80(1) में ये उपबंधित है कि राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत,
तथा अन्य सदस्यों का चुनाव विधानसभा में निर्वाचन प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। यह चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। वर्तमान में राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या 245। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया जाता गया है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी 2026 तक। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी कितनी भी बार। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए 3 सत्र। संसद के प्रत्येक सत्र को आहूत करने के लिए राष्ट्रपति समय समय पर आदेश जारी करता है, लेकिन संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सामान्यतः वर्ष में 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र फरवरी से मई के बीच, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर के बीच और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी वर्ष में 2 बार। द्रौपदी मुर्मू हैं, इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी भारत की 15वीं राष्ट्रपति। भारतीय संसदीय समूह की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी 1949 में। किस अनुच्छेद के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक होती है? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी अनुच्छेद 108 के अनुसार। निम्नलिखित में से कौन सी एक संसद की सबसे बड़ी समिति है? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति। सामान्यतः सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी मंत्रिमंडल के द्वारा। स्पीकर पदेन अध्यक्ष होता है। तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी कानून समिति का। उपराष्ट्रपति का सेवाकाल होता है। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी 5 वर्ष के लिए। उपराष्ट्रपति को पदावधि पूर्ण होने से पूर्व अपने पद से हटाया जा सकता है। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की निर्धारित न्यूनतम आयु होनी चाहिए। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी मिनिमम 30 वर्ष। राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के मध्य की प्रमुख कड़ी है। तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितने अनुदान की मांगे संसद में पेश की जाती हैं? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी 109। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी अधीनस्थ विधान पर समिति। इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी सुदीप्तो मुंडले। राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके सुझाव पर हटाया जा सकता है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी संसद के दोनों सदनों से। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी संसद के द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? लगभग 12 सदस्य।
राज्यसभा के निम्नलिखित राज्यों की सीटों का उचित अवरोही क्रम है। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु और लास्ट फिर बिहार में राज्यसभा में होते हैं। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, 250 सदस्य, जिनमें 12 सदस्य भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी होती है? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, 238। राज्यसभा की लोकसभा के समान क्षमता किस क्षेत्र में है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, संविधान के संशोधन करने में। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कल मिलते हैं, हम इसी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।